Hello dear students, welcome to our YouTube channel. In this video we'll solve this sample paper number 6 class 9 mathematics. So let's start. So first is find the value of, this is fourth root of cube root of 2 square, है ना. तो देखो ये फोर्थ रूट है, ये क्यूब रूट है और ये 2 स्क्वायर है. सो आई हैव रिटन हियर. सो फोर्थ रूट मीन्स पावर 1/4, ठीक है. एंड क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3, ठीक है. एंड 2 स्क्वायर ऐसे है जी, ठीक है. 2 स्क्वायर का पावर 1/3 एंड देन पावर 1/4. सो लेट्स सॉल्व दिस. So ये all powers will be multiplied. So 2 ones are 2 twos are, so ये बन गया 2 power 1/6. तो this is the answer, or you can write like this way also. 2 power 1/6 means 6th root of 2. तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है. Next is if x square plus 1/x square is 7, then find x plus 1/x. ठीक है. तो इसमें क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप फॉर्मूला लिख देते हैं. देखिए x प्लस 1/x ये फाइंड करना ना हमें, तो इसका स्क्वायर कर दो. x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a प्लस b होल स्क्वायर लगा दो ना. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, ये कैंसिल हो गए. चलिए जो जो वैल्यूज़ हैं वो भर दो. हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 7 रखा है, तो इट इज़ 7 हेयर. इसकी वैल्यू 7 भर दो. So x plus 1/x whole square is equal to 7 plus 2, है ना. तो x square plus 1/x square कितना हो गया 9, है ना. तो if x plus 1/x square is 9, so what is x plus 1/x? This is 3, ठीक है, because 3 square is 9. So the next is if the sides of a triangle ABC are produced and exterior angles are formed, then find the sum of all exterior angles. ये देखिए ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स ही इसने एक्सटेंड कर दी हैं, ये साइड भी, ये भी, ये भी. तो 3 एक्सटीरियर एंगल बन के आए हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. चाहे वो ट्राइएंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, पर उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री ही होता है. तो 360 डिग्री आंसर. द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज find the ratio of the total surface area of a sphere and a hemisphere of the same radius. देखिए हमारे पास एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है, उनके दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. तो जो मान लो दोनों की रेडियस r है, ठीक है. तो जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², है ना. और जो आपका हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है, देखिए ये है हेमिस्फीयर, ठीक है. इसका देखो ये अगर CSA की बात करें, ये तो पूरे टोटल स्फीयर का हाफ होता है, मतलब 2πr². पर ये ऊपर भी एक सर्कल बना हुआ है ना, इट इज़ πr². तो अगर टोटल की बात करूँ तो इट इज़ 3πr², है ना. तो 3πr². तो व्हाट इज़ देयर रेशियो, πr² कैंसिल, 4:3 आ जाएगा रेशियो, ठीक है. सो इसका और पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, ठीक है. हमें किस किस का वॉल्यूम रेशियो निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका रेशियो CSA का, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो चलिए बताइए व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, है ना. r दिया और h दिया. एंड व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh. तो देखिए इसका रेशियो क्या आता है, पाई से पाई कट, h से h कट, r² है तो एक r इस r से कट गया. सो रेशियो बन गया r/2 मीन्स r/2. ये रेशियो बन गया. Sixth question is the taxi fare in a city is as follows.
For the first kilometer the fare is ₹10 and for the subsequent distances it is ₹6 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, then find the linear equation for this information. देखिए टैक्सी फेयर का जो रेट था ना, सॉरी जो टैक्सी फेयर था एक सिटी में वो था फर्स्ट किलोमीटर के 10 रुपये, ठीक है, और जो बाकी किलोमीटर्स थे उनका एक हर किलोमीटर का 6 रुपये, 6 रुपये फॉर ईच किलोमीटर, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस मान लो x है, टोटल फेयर y है। ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है x, राइट, एंड टोटल फेयर दिस इज y। टोटल चार्जेस कितने लगे, y रुपीज लगे, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के तो बेटा 10 रुपये हो गए, ठीक है, 10 रुपीज़ हो गए। मान के लो इट इज़ गिवन x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो पहली किलोमीटर के जो है वो 10 रुपये हैं। बाकी कितने किलोमीटर बचे x में से? अगर 1 किलोमीटर के मैंने रुपीज़ दे दिए है ना, 10 रुपीज़ दे दिए 1 किलोमीटर के, तो कितने बचे इसमें से? x माइनस 1 किलोमीटर बचे, है ना। तो उनका क्या है, 1 किलोमीटर के 6 रुपये, 2 के 6 2 जा, 3 के 6 3 जा, 4 के 6 इंटू 4, है ना। तो इतने किलोमीटर के 6 इंटू दिस, समझ गए। तो पहले किलोमीटर के तो 10 रुपये हैं, ठीक है, ये लिख दी मैंने, पहले किलोमीटर के 10 रुपये प्लस बाकी जो किलोमीटर बचे उनके ये हैं, क्योंकि x माइनस 1 किलोमीटर बचे तो एक किलोमीटर के 6 रुपये, तो x माइनस 1 किलोमीटर के 6 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये टोटल फेयर आ गया। तो यू कैन राइट हेयर, सो टोटल फेयर y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर के 10 रुपये प्लस जो किलोमीटर बचे दैट इज x माइनस 1, हर एक किलोमीटर का 1 रुपया y रुपया है, तो x माइनस 1 के ये आ जाएंगे। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉरी ये कितने हैं, 6 रुपीज़ है, नॉट y, दिस इज 6 रुपीज़, ठीक है, 6 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लो। y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब आप x को इधर ले आओ चाहे, या फिर 6y इज इक्वल टू 6x प्लस 4 बन गया ना, ये 4 बन गया। तो आप y को उधर ले जाओ चाहे, 6x y आके माइनस y बन जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। 7th इज द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। 2 सिलेंडर हैं, यहाँ पे बना लेते हैं पिक्चर। उनकी रेडियाई का जो रेशियो है वो 2:3 है। सपोज करो फर्स्ट की रेडियस बन गई 2x, है ना, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी, सेकंड सिलेंडर की रेडियस बन जाएगी 3x, राइट। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की हाइट मान लेते हैं 5, अब x तो नहीं मानेंगे यहाँ पे, 5y कर लो, है ना, और दूसरे की हाइट मान लो 4y, ठीक है, ऐसे मान ली जैसे रेशियो दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले ऊपर वाले का, फर्स्ट वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, व्हाट इज CSA ऑफ सिलेंडर, 2πRh, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फर्स्ट का CSA ओवर सेकंड का CSA कर लो, रेशियो आ जाएगा। फर्स्ट का CSA 2πr1h1 और सेकंड का CSA 2πr2h2, ठीक है। 2π कैंसिल, r1 की वैल्यू है 2x, h1 की है 5y, और r2 की है 3x, h2 की है 4y, ठीक है। तो x कट गया, y कट गया, एनी कटिंग नो, इट इज देयर, 2 2 4, सो 5:6 आ जाएगा, है ना, 5:6 रेशियो। नेक्स्ट इज फाइंड द डिग्री ऑफ सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 4। अगर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 4 है, तो उनके सम की डिग्री बताओ। अब इस सम की डिग्री तो इसकी 4 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ये देखिए, अगर मेरे पास ये है एक पॉलिनोमियल, मान लो जिसकी डिग्री 4 है, x पावर 4 प्लस 2x, है ना, प्लस 5 मान लो, और दूसरा है माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x प्लस 6, है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो ये कट गए, तो क्या बना, -2x प्लस 11, तो डिग्री तो 1 आ गई इसकी, है ना। और हो सकता है डिग्री 4 ही बचे अगर कटे ना। ये देखो x पावर 4 प्लस 2x, और दूसरा है मान लो x पावर 4 माइनस
3x, इनको ऐड करेंगे तो 2x पावर 4 माइनस एक्स आ जाएगा, तो डिग्री 4 आ जाएगी। तो डिग्री कुछ भी आ सकती है ना, तो इट्स नॉट डिसाइडेड कि ये डिग्री यही आएगी। डिग्री 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, ठीक है, बट 4 से ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ऐड करके 4 से ऊपर डिग्री तो जाएगी नहीं। तो नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो पहले ये बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो बोलते हैं फाइंड द एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल ऐसा है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री बड़ा है, ठीक है। मान लो लेट दैट एंगल बी x डिग्री, ठीक है, लाइंस आप अच्छे से लिखना, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी एंगल का, 90 में से माइनस कर दो उस एंगल को। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल जो है ना x, वो अपने कॉम्प्लीमेंट से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, उससे 24 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 24, इससे 24 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, x इधर आ गया तो बन गया x प्लस एक्स 2x बन गया, एंड 90 प्लस 24 कितना होता है 114 आई सपोज, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल दो आप, 114 ओवर 2, तो इट इज़ 57। तो 57 इज दैट एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज़्यादा है। चेक कर लें, चलो चेक करते हैं। 57 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 90 में से 57 माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 33, आई थिंक 33 ना, ओके। तो देखो 57 जो वो 33 से कि 24 बड़ा है, 24 बड़ा है, चेक कर लो, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, 24 बड़ा है, तो हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज दिस इज राइट द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, चारों ही इसके जो कॉर्नर हैं वो सर्कल पे लाई करें, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसकी एक खास बात है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है। ए एंगल प्लस एंगल सी शुड बी 180 ऑलवेज, and angle B plus angle D should be 180 always. So it is only asked here what is the sum of the pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral, that is 180 degree, ठीक है। तो next is find the measure of an angle which is 34 degree more than its complementary। same question आ गया ना, तो ये आपके लिए दे देते हैं हम, है ना, you do this question yourself, क्योंकि same question है, डिट्टो 34 का फर्क है। तो 11th क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ। तो दिस इज कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन अ टेस्ट। तो इस ये दिए हैं, ये हैं हमारे 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं बच्चों, ये 50 में से, है ना, एक के 42 आए, एक के 40 आए, एक के 44 आए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। प्रेजेंट दिस डाटा एज अ ग्रुप्ड डाटा इन इंक्लूसिव फॉर्म। हमें ये ग्रुप्ड डाटा में इसको मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो देखो कैसे टेबल बनाते हैं, मैं आपको ये सिखाता हूँ अभी, राइट। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हेडिंग दे दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप्ड बनाना ना, ग्रुपिंग करनी है, जैसे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे। तो देखो मिनिमम क्या है यहाँ पे 8 and 4 इज मिनिमम, एंड मैक्सिमम क्या होएगा, मैक्सिमम 50 तक होएगा ना, हाँ 48 है ना, चलो 48 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टैली मार्क्स और वो सब बनाना है। तो यहाँ पे लिख दो आप क्लास इंटरवल्स, ठीक है, या मार्क्स लिख दो, मार्क्स, एंड देन हेयर टैली मार्क्स, ठीक है, एंड हेयर फ्रीक्वेंसी लिख दो आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 0 to 10, क्योंकि इसने ग्रुप नहीं बताया कि क्या क्या कौन सा ग्रुप लेना, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, 0 to 5 भी ले सकते हो, बट ये बेटर है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड देन 40 to 50, ये हमारे ग्रुप्स हो गए। अब हम इनको रीड करेंगे और यहाँ पे टिक करते जाएंगे। ये देखिए 42 है पहला, तो वो कहाँ आएगा इनमें से, 42 आएगा इस इंटरवल में, ठीक है, 40 वो आएगा। देखो हमेशा ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये
ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो जो 40 है ना वो इसमें काउंट किया जाएगा, बिकॉज 40 जो अपर लिमिट में नहीं काउंट किया जाता, अपर लिमिट इज नॉट काउंटेड, लोअर लिमिट इज काउंटेड। तो 40 जो इसमें आएगा, कोई बोले 30 तो 30 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो 40 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। देन इट इज़ 44, तो 44 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसी में आ जाएगा। 7 किस में आएगा, यहाँ आएगा 0 to 10 में। 8 किस में आएगा, 8 आएगा बच्चों इसी में आएगा, ठीक है। देन 30 आ जाएगा आपका इसमें नीचे वाले में, है ना। देन 32 आएगा इसी में। 37 वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। 15 किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। 11 हेयर, 48 विल बी हेयर, 42 विल बी हेयर। सॉरी, जो 5वां लगाते हैं ना वो हम कट कर देते हैं ऐसे, इसको बाद में काउंट करेंगे, ठीक है, इसको बाद में काउंट करेंगे। 5वां जो होता है वो कट हो जाता है ऐसे, ओके। तो हमने 42 किया ना अभी। 49 भी इसमें आएगा, चलो इसी में आ गया अगला। 22 इट इज़ कमिंग हेयर, 23 हेयर ओनली। 4 वो यहाँ आ जाएगा ना, 4 यहाँ आ गया। 10 देखो इसमें नहीं काउंट होगा, अपर लिमिट इज़ नॉट काउंटेड, लोअर लिमिट काउंटेड, तो 10 यहाँ आ जाएगा। 16 वो यहाँ ही आएगा। 35 वो आ जाएगा यहाँ। देन 36 वो भी इसमें ही आएगा ना, तो ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 2 5 6, ठीक है। इनको काउंट कर लो, क्या ये 20 हैं टोटल। 6 5 11 2 13 तो 4 17 3 20, बिल्कुल 20 हैं टोटल, तो इट इज़ राइट, है ना। तो इसमें से क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, बस यही बोला कि ये बनाना टेबल, तो ये टेबल बन चुका है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको, राइट। तो नेक्स्ट इज, मैं इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चंस पुट कर देता हूँ आपको। देखो, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस डाटा, कोई पूछे व्हाट इज रेंज ऑफ दिस डाटा, तो रेंज पता क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दो। देखो हाईएस्ट तो 48 है ना, और लोएस्ट 4 है, तो 48 में से 4 माइनस करें तो 44 बन जाता है, तो 44 इज द रेंज। समझ गए रेंज क्या होता है, रेंज इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि इन विच क्लास इंटरवल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाए, तो कौन सा क्लास इंटरवल है, 40 to 50 का। तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे तो चलो इसने कुछ नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन इज, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120। देखो आपको पता है इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं हम, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये तो है। देखो कोई भी आपकी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, हेक्सागन, हेप्टागन, रेगुलर पर, रेगुलर क्या होता है, रेगुलर होता है जिसकी सारी साइडें बराबर हों, सारे एंगल्स बराबर हों। जैसे ट्रायंगल में रेगुलर किसको बोल सकते हैं, इक्विलेटरल को, सारे एंगल बराबर होते हैं, सारी साइडें बराबर होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में किसको हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलें, स्क्वायर को, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन मींस जिसकी सारी साइडें बराबर और सारे एंगल बराबर, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन का बेटा इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला ही है, अगर नंबर ऑफ साइड्स n है ना, तो n-2 इंटू 180, ये होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर पॉलीगन, ठीक है। कोई भी है, ट्रायंगल है तो n को 3 भर दो, तो 3 - 2 1 आ गया, 1 × 180 180। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, तो 4 भर दो यहाँ पे n को, तो 4 - 2 is 2, 2 × 180 360, तो 360 होता है, सबको पता है। तो दिस इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो ईच एंगल कैसे निकालेंगे, उसको नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दो, जिसकी n साइड्स हैं उसमें n ही एंगल होंगे ना, तो दिस इज ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल्स, जैसे किसकी साइड 3 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 3 होंगे, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। तो एक कितने का आया, 360/n। अगर 3 साइडें हैं तो 360/3 कर देंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो मेजर करते हैं वो ये फॉर्मूला है, 360/n, ठीक है, क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 आना है। अब 4 एक्सटीरियर एंगल तो 360/4 हो जाएगा, 5 एक्सटीरियर एंगल तो 360/5 हो जाएगा। अब ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो आपको पता है जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही एंगल होंगे वहां पे, तो ये ईच एंगल आके आपका
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो इन दोनों का डिफरेंस 120 दिया है, हमें n निकालना है कि कितनी साइड है उसकी। तो बहुत सिंपल बन गया। तो यहाँ पे आप n एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही, 180n माइनस 360 माइनस 360 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 180n माइनस 360 720 इज इक्वल टू n क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 120n बन जाएगा। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा 180n, 120 को इधर ले जाओ तो माइनस 120n हो जाएगा, 720 को सामने ले जाओ। ठीक है, क्या बचा, 180 माइनस 120 60n इज इक्वल टू 720, तो n इज इक्वल टू 720 ओवर 60, तो 12 आंसर आ जाएगा। सो 12 साइड्स हैं उसकी। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज दिस इज इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एंगल 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हमें BAC ये एंगल फाइंड करना है। ओके, नाउ BAC वी हैव टू फाइंड आउट ना। ओके, सो सी हियर OB एंड OA बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे OA एंड OB? बिकॉज दीज आर द रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है ये भी और ये भी, तो ये एंगल बेटा 20 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि OAB आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है ना, जिसकी दो साइडें बराबर हैं, उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये साइड इसके बराबर है तो इसके सामने के एंगल ये है, इसके सामने के एंगल ये है, तो ये भी 20 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली OAC इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी OC और OA बराबर है, तो ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा। तो ये 20 है, ये 30 है, टोटल कितना बन गया? 50 डिग्री बन गया। ठीक है, into a circular drum of radius 4.2 meter and height 3.5 meter, how many full bags of wheat can be emptied if the space required for wheat in bag is 2.1 meter cube? पाई को 3.14 लेना है। देखो क्या है, एक सर्कुलर ड्रम है। सर्कुलर ड्रम मीन्स एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ऐसे वाला ना, जैसे आपने घरों में रखे होते हैं दाने डालने के लिए ना, वैसी वाली ये ड्रम है। इसकी रेडियस जो है वो 4.2 मीटर है एंड हाइट जो है इसकी वो है 3.5 मीटर। इसमें ना हमने बड़े बड़े बोरे खाली करने हैं, एम्प्टीड मीन्स खाली करने हैं दानों के डाल डाल के यहाँ पे ना, वीट समझते हो ना, गेहूं के। ठीक है, तो एक जो बोरा है ना गेहूं का, उसमें कितनी वीट आती है? 2.1 मीटर क्यूब वीट आती है। ठीक है, तो बताओ कितने ऐसे ऐसे बोरे इसमें भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसके वॉल्यूम को 2.1 से डिवाइड कर देंगे। मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम 100 आ रहा है और एक बोरे का वॉल्यूम 2 है, तो ऐसे ऐसे मैं कितने बोरे खाली कर सकता हूँ इसमें? 100/2, 50 बोरेज नहीं 50 जो भी हैं बैग्स खाली किए जा सकते हैं। तो करना क्या है, आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड कर देना है 2.1 से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बैग तो ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक है, तो देखो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दैट इज पाई r स्क्वायर, दैट इज 4.2 इंटू 4.2 h, पाई r स्क्वायर h, राइट, ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 दिस 2.1। ठीक है, तो पाई को 3.14 लेना है, तो इस साइड लिख रहा हूँ, 3.14 लेना है पाई को, एंड 4.2 इंटू 4.2 इंटू 3.5 एंड ओवर 2.1। ठीक है, तो अब आप कटिंग वगैरह कर लो एंड इट्स योर वर्क। तो योर आंसर आफ्टरवर्ड 92 आ जाएगा। दैट यू कैन डू योर सेल्फ, है ना, कैसे कटिंग करनी है आप अपने आप करो। नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r/4। देखो कोन की रेडियस कितनी दी है? r/4 एंड लेंथ दी है 4l। तो रेडियस है कोन की r/4 एंड लेंथ ऑफ द कोन इज 4l। सो लेंथ 4l, ये देखिए ये आपका कोन है। ठीक है, रेडियस तो r/4 है इसकी, और ये लेंथ दी है बच्चों 4l, है ना, स्लांट हाइट इज 4l। तो यू नो व्हाट इज TSA ऑफ कोन? TSA ऑफ कोन होता है पाई r इंटू r प्लस l। डू यू रिमेंबर दिस? ये होता है, वैल्यू भर दो पाई की वैल्यू, यहाँ पे आप पाई भी रहने दे सकते हो और आप 22/7 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं कर देता हूँ 22/7 एंड r की वैल्यू है रेडियस की r/4
एंड अगेन r/4 एंड l की वैल्यू है 4l। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, चाहे पाई को पाई भी रहने दोगे तो कोई इशू नहीं बनेगा इसका, तो मैं पाई रख देता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम। ठीक है, पाई r इंटू, एंड देखो ये 4 है ना, इसको अंदर ले जाओ है ना, तो 1/4 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा r/16, 4 4 16 प्लस इसको भी 4 यहाँ पे ले आओ नीचे, तो l बन जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज if x³ minus 3x² plus 3x plus 7 is equal to x plus 1 into ax² plus bx plus c, find the value of a plus b plus c। इसमें हम क्या करेंगे, हम इस साइड को भी सॉल्व कर देंगे, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, फिर आमने सामने ना कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहली साइड है x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, और दूसरी साइड है x प्लस 1 इंटू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखो आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा x से इसको किया तो ax³ बन गया, प्लस इसको करा bx² बन गया, इसको करा cx बन गया। अब 1 से कर दो सबको, तो ax² प्लस bx प्लस c सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इकट्ठे कर लो, ax³ तो कल्ला हो गया, प्लस x² वाले ये दोनों हैं, इनको इकट्ठा कर लो, इट मीन्स आप x² बाहर ले लो और अंदर a प्लस b बच जाएगा। ठीक है, प्लस x वाले ये हैं, तो x आप बाहर ले लो और अंदर b प्लस c बच जाएगा, एंड प्लस c एक्स्ट्रा साथ में, और इसको भी यहाँ लिख दो x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। अब अगर आप आमने सामने कंपेयर करो तो मुझे बताओ, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे क्या है, x³ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो उसको हम 1 बोल लेंगे, तो इट मीन्स a 1 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट है हमारा a प्लस b इधर, और इधर कितना है -3, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे b प्लस c, और इधर कितना है 3, तो b प्लस c 3 हो जाएगा, और यहाँ पे c है, इसकी जगह पे क्या है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ से a b c निकाल देंगे और उसको फिर हम बाद में ऐड कर देंगे, तो a तो आ गया जी हमारा 1। अगर बेटा a को 1 यहाँ भरो ना आप, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस b इज इक्वल टू -3, सो b इज इक्वल टू -3 -1, सो b इज -4 है ना। a आ गया 1, b आ गया -4, और c तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है 7, तो ये आ गए तीनों ही। अब तीनों को ऐड कर दो, बिकॉज ही इज आस्किंग अबाउट a प्लस b प्लस c, तो कर दो ऐड। a इज 1 -4 प्लस 7, तो 7 प्लस 1 8, 8 में से -4 कर दो, तो 4 आंसर आ जाएगा आपका। इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड देयर एंगल्स। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 3:2 रेशियो में, तो एक को मैं 3x मान लूंगा, दूसरे को 2x मान लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको पता है व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, द एंगल्स वेयर देयर सम इज 180 डिग्री। तो ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, तो इट मीन्स इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, राइट। तो बन गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड x आ जाएगा 180/5, सो 5 3 15, 3 बचा, 5 6, तो x तो 36 आ गया। तो एंगल्स फाइंड करें, 3x वाला कितना बन जाएगा, तो x को 36 भर दो, 3 × 36 108 डिग्री आ जाएगा, और दूसरा है 2x, तो 2 × 36 ये 72 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। द लास्ट 16th ऑफ पार्ट 1 इज section 1, find the area of an equilateral triangle having side of 20 meter length, also find its altitude। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें दी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर साइड है, तो तीनों ही 20 सेंटीमीटर होंगी, इसका एरिया निकालना है ना। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का, वो है √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर। तो भर दो क्या वैल्यू आती है, √3/4 20 × 20, ठीक है, कितना बन गया 4 1 4 5, सो 25 100, 100 √3 तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गया इसका एरिया। अब हमें इसका ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो चलो यहाँ से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करो, ये ऑल्टीट्यूड आ गया h, राइट। तो अब हम इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इज 20, हाइट इज h, एंड एरिया वी हैव फाउंड आउट 100 √3, तो इनको इक्वेट कर दिया। अब h आ जाएगा यहाँ से, 2 1 2 10, ये 10 नीचे चला जाएगा यहाँ पे,
तो h आ जाएगा 100/10 दैट इज 10√3। तो ऐसे आप इसका ऑल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस फर्स्ट केस स्टडी इज अ टेलीफोन डायरेक्टरी कॉमनली कॉल्ड अ टेलीफोन बुक, टेलीफोन एड्रेस बुक, phone book or the white pages is a listing of telephone subscribers in a geographical area. Rahul, a student of class 9, has an telephone directory. On one page of a telephone directory there are 150 phone numbers. The frequency distribution of their unit digits is given below. देखो एक टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसमें आपके एरिया के सबके फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो यूनिट्स प्लेस थी ना वो उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया है और ये 150 फ़ोन नंबर्स के बारे में है, ठीक है। तो ज़ीरो जो यूनिट प्लेस है ना, जैसे एंड में जिसके फ़ोन नंबर पे ज़ीरो आता है एंड पे, है ना, वो 10 ऐसे फ़ोन नंबर थे। जिनके एंड में 1 आता है वो 20 ऐसे फ़ोन नंबर थे, है ना। जिनके एंड में 2 आए वो 15 फ़ोन नंबर ऐसे थे। तो सो ऑन करके जिनके एंड में, जिसके फ़ोन नंबर के एंड में 9 आए वो 15 ऐसे फ़ोन नंबर्स थे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इसके बेसिस पे। तो इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज one of the number is chosen at random from the page. Number 1, probability that the unit digit of the chosen number is less than 3. 3 से कम, मतलब 3 नहीं लेना है, 3 से कम कितने फ़ोन नंबर के जो डिजिट्स थे वो 3 के से कम थे लास्ट डिजिट। तो एक तो 15 + 20, 35 + 10 45। सो आंसर बन गया 45/150। तो इसको आप कटिंग कर सकते हो 45/150, ठीक है। तो 9 5 सो 5 30 सो ये बन जाएगा आपका 9 इट इज दिस एंड देन 3 3 3 10 है ना, 3/10 इज द राइट आंसर। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज probability that the unit digit of the chosen number is less than 4. सो लेस देन 4 के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन 4 के लिए हम ये 10 भी ऐड हो जाएंगे बीच में ना, तो सबको ऐड कर दो, है ना, 4 से कम वालों को। तो ये 55 आ जाएगा ना, 55/150। सो इसको कैंसिल कर दो 55/150 को, 11 5 35 तो 11/30 आपका आंसर आ जाएगा। So the next is probability that the unit digit of the chosen number is greater than 8. 8 से बड़ा हो यूनिट डिजिट, तो 8 से बड़ा तो ये 9 ही हुआ ना बच्चों, तो ये 15 ही आया। तो 15/150 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1/10 इज द राइट आंसर। Probability that the unit digit of the chosen number is greater than 7. तो 7 से बड़ा यूनिट प्लेस आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 7 से बड़ा कौन सा है, एक तो 8 वाला उठा लो, एक 9 वाला, तो ये बन गया टोटल 30। 30/150 करोगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। Probability that the unit digit of the chosen number is less than 6. 6 से कम, 6 से कम ये देखो, 6 से कम ये सारे उठा लो, 20 + 20 40 50 then 60 65 then 75 85 then it is 95. So 95/150 करके देखते हैं, 95/150 कितना आता है, 19 5 and 35 so 19/30 ये आ जाएगा। The next case study is DPS school provides free education to girls students from weaker section. The local body of a town want to open a DPS school in the town for which a rectangular plot ABCD as shown in figure is very suitable, ठीक है। But this plot belongs to Sohan Lal. Sohan Lal agrees to exchange it with the triangular plot PQR, ठीक है। PQR से एक्सचेंज करना चाहा उसने, उसके पास ये प्लॉट था ना, उसने बोला कि मुझे कोई और प्लॉट दे दो, तो उसने इस प्लॉट की डिमांड कर ली कि ये मैं आपको स्कूल के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो सोहन लाल एग्रीज टू एक्सचेंज इट विद द ट्रायंगुलर प्लॉट दिस एज शोन इन फिगर। सो ये है हमारे फिगर। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो देखिए सी पॉइंट है कहाँ पे, ये है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स काउंट करने के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 5 8 है, एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका 9 है, तो 8,9 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। सो ए के पॉइंट्स क्या हैं, 3,6 आ जाएगा, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के ये हैं 6, दिस इज आई सपोज 4, 3,4, ठीक है। क्यू के हैं कितना आ रहा है, सॉरी, क्यू का 6,
4 आ रहा है ना, 6,4 आ रहा है। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया, इधर है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों के एरियाज निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो AB कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 से लेके 8 तक है ना, 8 तक, तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 लेंथ ये होगी, और ब्रेड्थ कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 3 ये होगी, तो 5 3 सा 15 आ जाएगी। 15 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि लेंथ आ गई आपकी 5 एंड ब्रेड्थ आ गई 3, तो 15 आ गया जी एरिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ इंटू बेस कितना है, काउंट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो बेस आ गया 4 यूनिट। हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, देखो ओ है 4 के ऊपर है ना, तो 4 यूनिट है हाइट, हाइट भी 4 ही है, तो 2 1 2 2 8 यूनिट स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। So the next case study is green cleaning refers to using cleaning methods and products with environmentally friendly ingredients and procedures which are designed to preserve human health and environmental quality. To preserve the environmental and do in this manner, Ramesh made a slide in a park which is situated in his society. One of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. ठीक है, if the sides of the walls are 15 meter, this is 11 meter and 6 meter, so then give the answer of the following questions जो भी हैं। तो ये देखो ये ट्रायंगुलर है, हेरन फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे जहाँ भी लग पाएगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस इज फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यू नो व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तीनों साइड्स को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 15 प्लस 11 प्लस 6 ओवर 2 है ना, तो 15 प्लस 11 26 प्लस 6 32 ओवर 2 16 आ जाएगा। इसको हम S बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को, A प्लस B प्लस C ओवर 2 होता है, तीनों साइड्स का सम ओवर 2, तो 16 सेंटीमीटर इसका S आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, तो इसकी तो नहीं है। स्केलिन वो होती है जिसकी तीनों साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर हों, तो बिल्कुल ये तीनों ही डिफरेंट मेजर की हैं, तो दिस इज आर स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये स्केलिन ट्रायंगल हमारी बन गई। तो नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ दिस वॉल, इसका एरिया निकालना है। तो बेटा एरिया तो इसको हम हेरन फॉर्मूले से निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो हेरन फॉर्मूला से एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यू नो वट इज, और होल अंडर रूट आ जाएगा। यू नो वट इज A हेयर, A 15 है, B 11 है, C 6 है। ठीक है, तो भर दो वैल्यू, S 16 इंटू 16 माइनस A, 16 माइनस 15 हो गया 1, 16 माइनस 11 दैट इज 5 हो गया, 16 माइनस 6 दैट इज 10 हो गया, है ना, बस आ गया एरिया। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो थोड़ा, या ऐसे करो, 16 को लिख दो 4 इंटू 4, ठीक है, 5 को 5 ही रहने दो, 10 को लिख दो 5 इंटू 2, तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। तो जैसे ही पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट के अंदर वो बाहर निकल आते हैं ना, तो ये 16 है ना टोटल, इसको बाहर आके बन गया 4, ये 25 है टोटल, तो इसका बाहर आके 5 बन गया, और अंडर रूट 2 अंदर अकेला रह गया। तो 20 रूट 2 इज द एरिया ऑफ दिस, इन मीटर स्क्वायर इज द एरिया 20 रूट 2। So B option is correct here. The next is find the cost of paint if the price is ₹8 per meter square. अब बेटा देखो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के 8 रुपए लगते हैं, तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है 20 रूट 2 है, तो 20 रूट 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो बन जाएगा 160 रूट 2, 160 रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसने आंसर रूट 2 की वैल्यू भर के भी दिया, तो हमें पता है 160 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 16 1 जा 16 1 6 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 225.6, तो दैट इज 226 अप्रोक्सीमेटली।
ठीक है 226 आ जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज हेरन फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। The 20th case study is with the increase in fuel prices, the price of consumer products increases because oil is an essential component of the industrial and the manufacturing sectors. Also, petrol and diesel is used for the transportation of goods, thus creating an inflationary pressure. There are two statements which based on petrol and CNG gas given below. Statement 1 क्या है? Every 6 months the price of petrol increases at the rate of ₹4 per liter. देखो हर 6 महीने बाद जो पेट्रोल का प्राइस है वो 4 रुपये बढ़ रहा है हर 6 महीने के बाद। टेकिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दिसंबर 2011 एज X एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ पेट्रोल एज Y। तो जो दिसंबर 2011 में जो प्राइस था पेट्रोल का वो X माना गया है और जो आज का प्राइस है वो जो भी आज का दिन बताया जाएगा यहाँ पे वो Y है, ठीक है। और हर 6 महीने बाद 4 रुपये बढ़ जाता है पेट्रोल, ये हमने कंडीशन रखी हुई है। सेकंड कंडीशन क्या है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूस राइज इन द पेट्रोल प्राइस पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स CNG, है ना, कंपैक्ट नेचुरल गैस, हुज प्राइस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ ₹3 पर लीटर इन अ ईयर। तो जो CNG है उसका रेट कैसे बढ़ रहा है? एक साल में 3 रुपया पर लीटर, ठीक है। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रीडिंग द अबव स्टेटमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट form a linear equation showing amount spent on petrol in December 2012। तो बेटा देखो दिसंबर 2011 में तो प्राइस था इसका X, ठीक है, X प्राइस था। अब आज का प्राइस है Y, जो दिसंबर 2012 की बात कर रही है तो कर रहा है ये, तो Y प्राइस है। तो आज का जो प्राइस है Y वो किसके बराबर होएगा? जो पिछले साल दिसंबर 2011 में था वो X था। अब उसके एक साल बाद, है ना, तो 6 महीने में 4 रुपये बढ़ता है ना, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? क्योंकि 2012 की बात कर रहा है तो साल में 8 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 महीने में 4 रुपये बढ़ा, अगले 6 महीने में 4 और बढ़ा, 8 बढ़ गया। तो नया प्राइस इज इक्वल टू पुराना प्राइस प्लस 8 रुपया। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। अगला है इफ x इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x को 3 भर दो यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा? 3 + 8 11 आ जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टेकिंग प्राइस ऑफ CNG इन दिसंबर 2011 एज A। तो देखो दिसंबर 2011 में A प्राइस है, ठीक है, और दिसंबर 2012 में B है, ठीक है। तो नया प्राइस क्या है? B। तो B नया प्राइस इज इक्वल टू पुराना प्राइस प्लस, अब ये एक साल में कितना बढ़ा है? ये तो सिर्फ 3 रुपये बढ़ रहा है ना एक साल में, देखो यहाँ लिखा है, तो A + 3 हो जाएगा, है ना। नया प्राइस इज इक्वल टू पुराना प्राइस प्लस 3 रुपये, राइट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी इसकी, B इज इक्वल टू A + 3। ये C ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द नेक्स्ट इज इफ A इज 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। तो A को 5 भर दो तो B आ जाएगा 5 + 3 8 आ जाएगा B आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ A इज 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ B। अगर A 11 हो बच्चों तो B कितना आएगा? B इज इक्वल टू 11 + 3 दैट इज 14, राइट, 14 आ जाएगा। सो दिस इज अ केस स्टडी एंड योर पार्ट A